हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो मच डिमांडिंग है। आप लोगों की बहुत डिमांड्स आ रही थी कि सर स्टीरियो करा दीजिए, स्टीरियो करा दीजिए। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और जो हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके स्टीरियो से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, चाहे वो उसमें डिफरेंट एनेंटियोमर हो, डायस्टीरियोमर हो, आइसोमर हो, जो भी मोस्टली बच्चों की क्लैरिटी नहीं होती जिन चीज़ों की, उनको हम इसमें कम्प्लीटली क्लियर कर देंगे। आपको इसके करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कोई रिएक्शन मैकेनिज्म में ये नहीं दिक्कत आएगी कि अटैक कहाँ से होना है, प्रोडक्ट एबो बनेगा या बिलो बनेगा। मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। और स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल वैसी है। जब हमने इंग्लिश सीखी थी तो ABCD सीखी थी, और जब हिंदी सीखी थी तो आ सीखे थे। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल वैसे ही सीखनी पड़ेगी। और अभी तक आपने जो सीखा हुआ है उसको एक साइड में रख के अभी जो हम बताएंगे इसमें एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान से क्लियर करना। जब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा किसी मैकेनिज्म के अटैक को लेकर के, किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को लेकर के, और किसी भी सिस्टम को लेकर के जो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री परेशान करती थी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको टॉपिक को बड़े ध्यान से और बड़ा स्लो चलेंगे हम इसमें, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग इसको डिफ़िकल्ट मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते इसको कि डिफ़िकल्ट टॉपिक है। और आप भी जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप भी बोलो कि स्टीरियो केमिस्ट्री कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, और रियलिटी में नहीं है अगर आप इसको ध्यान से करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान समझनी है और ध्यान से समझ के उसको प्रॉपरली करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है स्टीरियो, इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। स्टीरियो बोलते हैं हम 3D या स्पेस को। आपको पता है आप 2 डायमेंशन तो आप बना सकते हो बोर्ड पे, ये बना लिया आपने XY। अब तीसरी डायमेंशन जब बनाते हैं तो हम दिखाने को तो ऐसे दिखाते हैं, जेड जो मैथ वाले दिखाते भी हैं, लेकिन ये इन प्लेन नहीं होती है, आउट ऑफ प्लेन है। और मोस्टली बच्चे इसको ही समझने में गलती कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है, आपको इमेजिन करनी है, उस सिस्टम को आप हम बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो उस सिस्टम के लिए हम बार बार मॉडल्स यूज करेंगे ताकि आपको 3D का मतलब समझ में आ जाए। और 3D का मतलब समझ आ गया तो उसके बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने आपको इन जनरल बताया कि इस टाइप से 3 आपके डायमेंशन होते हैं, इसको हम स्पेस भी बोलते हैं। तो ऐसी केमिस्ट्री जो आपके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, किसी के भी अरेंजमेंट को जो आपके 3 डायमेंशन स्पेस में एक्सप्लेन करती है, उस केमिस्ट्री को बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। हम लिख देते हैं इसको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the arrangement of atoms or groups in a molecule in 3D और स्पेस। आपकी वो केमिस्ट्री जो आपकी अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप्स है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन करती है, 3 डायमेंशन में डील करती है, उस केमिस्ट्री को हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। और इसकी वजह से किसी सिस्टम की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कितना डिफर आता है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री जो वर्ड की मैंने बात की थी उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले वर्ड आता है, बार बार सुनते हो, आइसोमर। आइसोमर और आइसोमर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, हम सबको आती है, लेकिन उस डेफिनेशन को समझ के जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं वो बहुतों को नहीं आती। तो हम सबसे पहले वही देखते हैं कि आइसोमर्स होता क्या है। आइसोमर्स की बड़ी सिंपल सी एक चीज़ हम सबको पता होता है, विच हैज़ सेम केमिकल फॉर्मूला। ये हम बोलते हैं बार बार कि इसमें हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका है वो सेम रहता है।
ठीक है, अब इसमें डिफर क्या करेगा और उसके बेस पे इसको क्या क्या नाम दिए जाएंगे वो हम देखते हैं। आइसोमर्स में दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपका आता है स्ट्रक्चर और यहाँ पे आता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसमें बोल देते हैं कि आपका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स को आप कॉन्स्टिट्यूशनली बोल सकते हो, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोल देते हैं। अब इसमें मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान समझना। बॉन्ड सीक्वेंस will be different। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन 3D और स्पेस विल बी डिफरेंट। ये पॉइंट ध्यान समझना है हमें कि हमने ऐसा क्यों बोला है। मैं आपको बिल्कुल जनरल एग्जांपल समझा देता हूँ कि हम इस टाइप की डेफिनेशन इसकी दी है तो ये कैसे कंप्लीट सिस्टम को एक्सप्लेन करती है। आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास है, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है ये, और एक साथ में है ये, ठीक है। अब हम देख रहे हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। पहले इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 1 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। यहाँ देखते हैं C2H6O। इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये आते हैं स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में, स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर इनको बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने जो ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, ये सेंटेंस लिखा है, ये कैसे इसको कन्फर्म करता है। हमने लिखा है बॉन्ड सीक्वेंस विल बी डिफरेंट। अब आप इसमें बॉन्ड का सीक्वेंस अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, सबसे पहले एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, मेरे बॉन्ड्स कुछ ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो कार्बन यहाँ CH बॉन्ड है, कार्बन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। इसका सीक्वेंस देखते हैं, CH बॉन्ड दोनों में कॉमन है। यहाँ पे मेन स्केलेटन में आपका कौन से बॉन्ड्स थे, कार्बन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये सीक्वेंस था। और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। इसका मतलब क्या है, दोनों के अंदर बॉन्ड का सीक्वेंस अलग अलग हो गया। यहाँ पे तो CCO है, यहाँ पे COC है, तो बॉन्ड सीक्वेंस विल बी डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हमारी इस डेफिनेशन को ओबे करता है सिस्टम की, बॉन्ड सीक्वेंस विल बी डिफरेंट। अब उधर जाते हैं, वहाँ पे हमने लिख दिया है कि सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3D स्पेस विल बी डिफरेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो हम सिंपल टेट्राहेड्रल सिस्टम, आपको ये बताएंगे, इसके बारे में वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम टेट्राहेड्रल सिस्टम लिखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये लगा दिया है, हमें पता है उसके बाद जो आपके दो टेट्राहेड्रल में अरेंजमेंट होता है वो दोनों आपके डिफरेंट होते हैं, एबो बिलो प्लेन्स में होते हैं। Cl है, सपोज आयोडीन है, मैंने एक ये लिखा है। दूसरा मेरे पास मॉलिक्यूल है, उसको मैंने ऐसे बनाया है, अब इन दोनों को मैं स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहा हूँ। मैंने एक बात बोली थी आपको कि बॉन्ड सीक्वेंस विल बी सेम। पहले बॉन्ड का सीक्वेंस देखते हैं, यहाँ भी CH बॉन्ड था, CCl बॉन्ड था, CF बॉन्ड था, CI बॉन्ड था। यहाँ भी CH बॉन्ड है, CF बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, CF बॉन्ड है। मतलब आपका बॉन्ड का सीक्वेंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है वो एबो द प्लेन है
और यहाँ पे क्लोरीन आपका बिलो द प्लेन है। सिमिलरली आयोडीन बिलो द प्लेन था, आयोडीन एबो द प्लेन है। इसका मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है या ग्रुप्स हैं वो 3D में डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए हम इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है कि किसको स्ट्रक्चरल बोलना है और किसको स्टीरियो आइसोमर बोलना है। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस हो गया स्टीरियो आइसोमर्स में और स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में। तो ये आपको अगर यहाँ तक क्लियर हो गए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं फिर। ओके अब आइसोमर्स में हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं चार्ट, इसको आपको आना बहुत ज़रूरी है, आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। अभी हमने आपको आइसोमर्स में बेसिकली दो बताए थे कि एक हमारा स्ट्रक्चरल होता है या कॉन्स्टिट्यूशनली बोलते थे हम इसको, दूसरा आपका स्टीरियो आइसोमर्स था। अब इससे स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके पास 5-6 यहाँ के क्लासिफिकेशन है कि किस किस टाइप के आपके पास हो सकते हैं। तो मैं साइड में लिख देता हूँ 1 बाय 1 करके। चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सब इसी के पार्ट है। आपके पास फंक्शनल हो सकता है, ठीक है, आपके पास कोई भी मेटामर्स हो सकते हैं, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ठीक है, आपके पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको दो इसमें बता दी कि 6 इसके आगे पार्ट हैं। वैसे स्टीरियो के भी हैं। अगर स्टीरियो की हम बात करें तो इसमें आगे मेनली आपके 2 रहते हैं। एक है कन्फर्मेशनल आइसोमर, आइसोमेरिज्म। सेकंड है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसी का दूसरा नाम भी है रोटामर्स। थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं, बाकी साइड बाय साइड हम करेंगे तो सबको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्ली, आपको तब पता चल जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर किस किस टाइप से स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है। पहला, चेन डिफरेंट हो सकती है। दूसरा, पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, आपके फंक्शनल ग्रुप की भी हो सकती है, आपके मल्टीपल बॉन्ड की भी हो सकती है। तीसरा, फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो सकते हैं। कहीं मान लो जैसे हमने एग्जाम्पल किया था उसमें हम एक जगह अल्कोहल ले रहे, दूसरा उसी का जो आइसोमर बन रहा था वो ईथर बन रहा था। मेटामर्स, आपका जो भी ग्रुप लगा है उसके साइड में अल्काइल चेन किस साइड कम है किस साइड ज़्यादा है, उसके बेस से मेटामर्स बनते हैं। टोटोमर्स, आपका जो सिस्टम है उसमें अगर एसिडिक प्रोटॉन है तो कीटो इनोल टोटामेरिज्म शो कर सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में रिंग चेन, आपका जो सिस्टम है अगर वो उसके अंदर अनसेचुरेशन है, अगर उसके अंदर मान लो एक अनसेचुरेशन है तो वो रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है और वो सिंगल आपकी ओपन चेन की फॉर्म में भी मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकती है। तो ये आपका इसमें हो गया। यहाँ पे हमारे पास है कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशन क्या होती है, जिनको हम बाय रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड कैन अचीव, वी कैन अचीव इट बाय रोटेटिंग द सिंगल बॉन्ड, और इसीलिए रोटेशन की वजह से हमने इसका नाम दिया रोटामर।
जिसको हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से अचीव कर सकें। यहाँ रोटेशन पॉसिबल है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, और कॉन्फ़िगरेशन में आपका जैसे आप सिस ट्रांस पढ़ते हो, जेड ई पढ़ते हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। सिस ट्रांस, जेड ई, वो सब आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कस करेंगे हम प्रॉपरली इसको। अब इसमें क्या है कि सिस ट्रांस वगैरह जब एग्जिस्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड आ जाता है, और डबल बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगल बॉन्ड को रोटेट आप कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और अगर आपको फिर सिस ट्रांस को आपस में कन्वर्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे रोटामर को रोटेशन सेंटर कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा याद भी होगा, इसमें हम रोटेशन से ये फॉर्म अचीव करते हैं, स्क्यू फॉर्म अचीव करते हैं, गोस करते हैं, आप इसमें एंटी फॉर्म भी लेते हो, इक्लिप्स्ड भी ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी जहां आप प्रॉपरली इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज़ें हैं हम जिनको रोटेशन ऑफ बॉन्ड से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सिस ट्रांस आ गया, तो इसमें हम आपका जो डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है उसको हम रोटेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर आपको ज्योमेट्रिकल जो आपके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, अगर उनको आपको अचीव करना है, एक दूसरे को कन्वर्ट करना है, तो यू कैन ओनली डू बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड। आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और फिर दूसरा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये आपका इन जनरल हो गया। आपको ये चार्ट आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि आपको डिफरेंस आना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अलग अलग क्यों कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको इन जनरल बता दिया, अब इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब हम वन बाय वन इस पे आते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हम कर चुके हैं कि आपका मोलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और सिर्फ आपके स्ट्रक्चर्स आपके डिफरेंट होंगे। और स्ट्रक्चर्स का मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना है कि बॉन्ड सीक्वेंस मस्ट बी डिफरेंट, उसी को आप स्ट्रक्चरल बोलोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अलग अलग जो हमने पार्ट लिए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की। बहुत से बच्चों को यहाँ भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि आपके पास अगर पूछ लिया कि इन दोनों में से चेन कौन सा है, पोजीशन कौन सा है, फंक्शनल कौन सा है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने बेसिक चीज़ याद रखनी है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसमें वही है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन चेन। चेन की अगर भी आपको प्रॉपर लिखना तो कार्बन चेन। ठीक है, जब आईपीसी नेमिंग हम करते हैं तो उसके अंदर हम प्रिंसिपल चेन लेते हैं कि आपका जो एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि फॉर्मूला आपका सेम रहेगा बट आपकी कार्बन चेन डिफरेंट होंगी। अगर कहीं ऐसा मिलता है तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम इसको भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे आपको। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं आपके, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे देखिए हमने क्या डिफरेंस देखा है यहाँ पे कि आपके पास जो ये सिस्टम था, ये 5 मेंबर कोई भी कार्बन चेन है आपके पास, यहाँ पे ये चेन इस टाइप से रीअरेंज हो जाती है। तो ये तो 5 मेंबर थी चेन, और ये कितने मेंबर होगी पेरेंट चेन? 4 मेंबर। तो इन दोनों में आपस में चेन का डिफरेंस हो गया। तो इन दोनों को हम 1 और 2 को हम आपस में बोलेंगे ये चेन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आपको चेन को डिफरेंशिएट करना आ गया कि चेन आइसोमर्स कैसे होते हैं। और भी एग्जांपल करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसने हमें एक जनरल दे रखा है, आप उससे बहुत सारे बना सकते हो और उन सब का फिर रिलेशन देखेंगे आपस में।
ये आपका 6 मेंबर कोई चेन है, ये, ठीक है। अब इसका जो आपके पास ये मान लो एक स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम और भी तरीक़ों से लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला सिंपल था वो एल्केन वाला ही है, CnH2n+2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास C6 है, H मतलब हमारे पास C6H14, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। और हम इसी से बना रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब आपने देख लिया, तो ये अरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी जो हमने डिस्कस कर ली। आप देखो, इसको डिफरेंट तरीके से हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। आपके पास रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा भी हो सकता है, अब यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, आपने एक चीज़ चेक की है कि आपके कार्बन है, जो नंबर ऑफ कार्बन और आपके हाइड्रोजन वो सब आपके सेम है, ठीक है। अब हमने इस टाइप का अरेंजमेंट इसमें शो करके दिखाया है कि ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके और भी तरीके से, बहुत तरीके से आपके आइसोमर्स बन सकते हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे इसके हमने एक डिस्कस किया। अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने 5 मेंबर जो चेन यहाँ पे ये 2 नंबर पे लगाया है, मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ, मैं इसको मिथाइल को यहाँ लगा दूँ, तो ये आपका एक और इससे बन गया है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई अरेंजमेंट आपके पास पॉसिबल है, इस टाइप से भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास अरेंजमेंट की, ठीक है। एक आपका सिस्टम हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें ये अरेंजमेंट हो, ठीक है। एक अरेंजमेंट हमारे पास ये बन गया। तो अलग अलग डिफरेंट इसकी 5 पॉसिबिलिटीज हम लिख लिए हैं। अब मैंने आपको नंबरिंग के लिए बोला था यहाँ पे, तो हम यहाँ भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे चेक करनी है कि ये आप जितने भी आपके पास सिस्टम यहाँ प्रेजेंट हैं, उन सब में चेन आपकी डिफरेंट है, सब में अलग अलग है। यहाँ 6 मेंबर हो रखी है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो इस टाइप से आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट के यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है। और अगर इस टाइप के हमारे पास अरेंजमेंट है, तो इसमें हमें ये देखना है कि आपके इन सभी आइसोमर्स का आपस में क्या रिलेशन है। अगर इन सब का आपस में आइसोमर्स का रिलेशन देखें, तो हम इन सबको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे कि ये सब आपस में चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से चेक करना है कि कौन सा चेन है, कौन सा पोजीशन है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हमने एक एग्जांपल लिया। अब आपको हम नेक्स्ट आते हैं पोजीशन पे। उसके बाद हम बीच बीच में एग्जांपल लेते रहेंगे कि कहाँ पे चेन पोजीशन दोनों पॉसिबल हैं और कैसे हैं या नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं पोजीशन की तरफ। चेन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं पोजीशन से। पोजिशनल आइसोमर्स, मोलिक्यूलर फॉर्मूला नो डाउट सेम है। तो आपका डिफरेंट क्या होगा, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट बोल दो या पोजीशन बोल दो, ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हो सकता है हमारा, या मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो गए ये, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन है जो फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की, वो आपकी डिफरेंट रहेगी। एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे मेरे पास ये कोई एग्जांपल है, यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब नंबरिंग करेंगे तो ये, ठीक है। तो इन दोनों में आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप OH है। OH यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे OH सेकंड नंबर पे है। तो इन दोनों में OH की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पोजीशन देखनी है। अब इसी में एग्जांपल बता देता हूँ आपको। अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऐसे प्रेजेंट है, ये है कोई यहाँ पे, और ऐसे ही मेरे पास कोई सिस्टम है। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड वहीं से काउंट होता है जिस पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ हो। यहाँ पे 2 से हुआ है, यहाँ पे 1 से हुआ है, तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो अलग अलग हो गई। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो गई है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पोजीशनल आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स, ठीक है। एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, ये आपके पास कोई कंपाउंड, ठीक है। दूसरा 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे। ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, तो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट हो रही है, तो ये भी आपके पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। तो जो मैंने डेफिनेशन में आपको लिखा था कि फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स, वो हम इस तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, ये, ठीक है, और इसके साथ उसने एग्जाम्पल में मेंशन कर रखा है A B और C। आपको पूछा गया है कि इनमें क्या आप डिसाइड करोगे कि चेन है, पोजिशनल है, या क्या है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, चाहे इधर से कर लो तभी 2 आएगा यहाँ पे। यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और ये एक साइड चेन की तरह हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिर्फ A और B की, जो हमने अभी देखी भी थी, तो A और B का जो रिलेशन था आपस में वो पोजिशनल आइसोमर्स का था, कि आपका जो A और B है उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। अब C से देखते हैं। C में भी आपका अगर हम रिलेशनशिप देखें तो C में सबसे पहले एक चीज़ देखने को आ रही है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की चेन है। तो अगर चेन में डिफरेंस हुआ तो कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर, ठीक है। मैं पोजीशन से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पोजिशनल आइसोमर तो है ही, लेकिन साथ में चेन आइसोमर्स भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों के आपस में रिलेशन चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि आपका जो 1 और जो 3 का, देखो आपका जो 1 और 3 के साथ जो रिलेशन है, 1 और 3, इसको A और C बोल रहे हैं हम। अब दोनों की चेन में डिफरेंस है तो चेन आइसोमर्स बन गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, आपके पास जो आपको गिवन है 2 और 3, मतलब B और C की बात कर रहा हूँ मैं, B एंड C। तो B एंड C की अगर हम बात करें तो चेन प्लस पोजिशनल आपका दोनों हैं। आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर हमने देखा ठीक है इसमें चेन आइसोमर्स तो हैं, लेकिन पोजिशनल कैसे हैं।
देखो बेटे, सबसे पहले आपने यहाँ पे 4 कार्बन का इन दोनों में लिया, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का था? डबल बॉन्ड की पोजीशन का, जो हम मल्टीपल बॉन्ड में बोल रहे थे। तो उस कंडीशन में हमने इसको बोल दिया पोजिशनल आइसोमर्स। अब उसके बाद जो हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल लिया है, तो उसमें भी डबल बॉन्ड, उसमें चेन का डिफरेंस है, तो इसीलिए हमने बोला कि आपका जो बी और सी का साथ में जो इन दोनों का रिलेशन है आपस में, वो चेन भी है और पोजिशनल भी है। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब आप बोलो कि ये दोनों आपस में फिर पोजिशनल क्यों नहीं है? इन दोनों को तो हमने सिर्फ चेन लिखा, ए और सी को, तो क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। तो अगर पोजीशन डिफरेंट नहीं है तो हम पोजिशनल आइसोमर्स नहीं कह सकते। लेकिन आपके पास डिफरेंस किस चीज़ का है? आपके पास डिफरेंस है चेन का। ठीक है, इसमें चेन आपकी 3 मेंबर्ड है, इसमें आपकी 4 मेंबर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको चेन आइसोमर्स बोल रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें, इसमें 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ 1 नंबर का है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वेरी कर गई। ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, इसका मतलब आपकी चेन भी वेरी कर गई। तो इसीलिए मैंने लिखा है बी एंड सी आर चेन एंड पोजिशनल आइसोमर्स। तो आपने किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली पिकअप नहीं करना है, आपने दोनों चीज़ें वेरी करके देखनी है। आपको मैंने बता दिया मोल की फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर चेन में डिफरेंस आएगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो चेन हो गया पोजीशन नहीं होगा। चेन पोजीशन कुछ भी हो सकता है, आपके जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सब कुछ पॉसिबल है। तो आपने सारी पॉसिबिलिटी चेक करके देखनी है कि चेन भी हो सकता है, पोजिशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में अब नोटिस किया कि वरना आपका क्वेश्चन जायज़ था कि ए और सी में हम बोलेंगे कि सर इसमें फिर अगर, क्योंकि ए बी बिल्कुल एक जैसे हैं तो सी का रिलेशन सेम होना चाहिए, लेकिन सेम इसीलिए नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन है जो ए और सी में सेम है, 1-1 पे है दोनों में, और यहाँ पे बी में आपका सेकंड पे है। इसलिए बी और सी का रिलेशन आपके पास हुआ चेन और पोजिशनल दोनों आइसोमर्स हुए। तो इस तरीके से आपने कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में चेक करना है। और भी एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल गिवन है आपको, या 1, 2, 3 एंड 4 ये गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है ये, इसमें नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपको दूसरी पॉसिबिलिटी एक और गिवन है इसी में, ये। ठीक है, इसमें नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3। ये अब एक साइड चेन की तरह है, आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया है। ठीक है, उसने कोई और एग्जांपल ले रखा है, ये। इसमें करके देखते हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज आ गई है यहाँ पे। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज में अब आपको बताना है कि किसके अंदर चेन है या पोजीशन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, इन दोनों की बात करते हैं 1 एंड 2 की। 1 एंड 2 के अगर हम रिलेशन यहाँ पे लिखें तो हम चेक करते हैं क्या डिफरेंस है। कार्बन की चेन देखते हैं पहले, कंप्लीट है, दोनों में 4-4 की है। उसके बाद यहाँ पे OH फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे OH सेकंड पोजीशन पे है। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ OH विल बी डिफरेंट, तो हमने लिख दिया पोजिशनल है। ठीक है, ओके। 1 का रिलेशन 2 से चेक कर लिया। अब इन दोनों में देखते हैं आपस में, इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ भी आपका 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पे आपका OH किस पोजीशन पे, फर्स्ट पे, और यहाँ पे किस पे है, सेकंड पे। तो इसका मतलब 3 एंड 4 का आपस में रिलेशन क्या हो गया, पोजिशनल। ठीक है, तो हमने पहले इन दोनों के आपस में रिलेशन देख लिए। अब इनके क्रॉस चेक करेंगे। 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ देखेंगे 1 का 3 के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए आप, 1 और 3 में क्या डिफरेंस है। 1 और 3 में पोजीशन ऑफ OH विल बी सेम, 1-1। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आपकी कार्बन की चेन है जो 4 कार्बन की है, यहाँ पे आपकी 3 कार्बन की है।
ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम नोटिस करें तो हमारे पास 1 और 3 का रिलेशन आना चाहिए चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि चेन डिफरेंट है। अब 1 एंड 4 का करते हैं। 1 एंड 4 का अगर हम करें, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये आपका चेन ही डिफरेंट है। अगर चेन डिफरेंट है, फिर आपने सेकंड पॉइंट नोट किया, OH सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे OH फर्स्ट पोजीशन पे है, तो चेन भी है आपका और पोजिशनल भी है। ठीक है, ये हमने 1 का रिलेशन किया बाकी सबके साथ। अब 2 का बाकी सबके साथ करते हैं। अब 2 का अगर रिलेशन हम दूसरों के साथ देखते हैं, टू एंड 3 देखते हैं। 2 में आपके पास 4 कार्बन है, यहाँ आपके पास 3 कार्बन है, तो सबसे पहले तो चेन आइसोमेरिज्म आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है 2 पे और यहाँ पे OH लगा हुआ है 1 पे, तो इसका मतलब पोजिशनल आइसोमर भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 एंड 4 की। 2 एंड 4, अब 2 में 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो चेन डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब इसका आपस में रिलेशन क्या हो गया, चेन का। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे OH सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका मतलब पोजीशन तो नहीं चेंज हुई OH की, तो इसका मतलब ये सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म हुआ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि चेन है आपका, पोजीशन है, या दोनों हैं। दोनों भी हो सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस कंडीशन को ओबे करेगा उसी क्राइटेरिया में उसको रखा जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो चेन में भी हमने नहीं लिखा, वहाँ भी आप नोट कर लेना। चेन एंड पोजीशन, इन दोनों में अगर हम बात करें तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो वो डिफरेंट होती हैं और आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो ये अलग अलग आइसोमर बने हुए हैं, इनकी नो डाउट इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका सरफेस है, सब कुछ अलग अलग होगा, तो यानी फिजिकल प्रॉपर्टी सब इनकी अलग अलग होंगी। लेकिन केमिकली OH प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, तो OH अल्कोहल वाले ही टेस्ट देगा, चाहे वो सेकंड पे है, चाहे फर्स्ट पे है, चाहे थर्ड पे है, चाहे कहीं भी है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफर नहीं होगी। चेन में और पोजीशन में दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स। अब जैसे हमने पोजीशन किया, चेन किया, वैसे फंक्शनल को देखते हैं। इसमें भी क्या सेम है आपका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है। बिल्कुल ईजी है, आपने पहले किया भी, एग्जाम्पल हमने देखा था। मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, आप इसको क्लियरली समझ सकते हो यहाँ से। अगर हम देखें तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, लेकिन एक जो हमारे पास सिस्टम है वो अल्कोहल है, दूसरा हमारे पास ईथर है। दूसरा ईथर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर आपके फॉर्मूला सेम है लेकिन उससे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड आपको बने हुए हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि फंक्शनल आइसोमरिज्म इनके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें और एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरे पास कोई सिस्टम प्रेजेंट है ऐसा, बड़ा सोचा, आपको देखा दिखाया कंपाउंड लग रहा है, आपको शायद इसका नाम पता होगा, एसीटोन।
आप लैब में यूज करते हो ना एस्टोन। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आपका दोनों में स्ट्रक्चर का आपका अगर देखें तो कार्बन 3 ही है, दोनों में 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। वहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप है आपका वो है कीटोन और यहाँ पे जो आपका फंक्शनल सिस्टम प्रेजेंट है वो है एल्डिहाइड। तो कीटोन और वो आपका एल्डिहाइड। तो अगर इस टाइप का कोई एग्जांपल आपके पास है तो आप बता सकते हो कि इन दोनों में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो ये आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। और देखते हैं एल्कोहल ईथर हो गया, कीटोइनोल भी हो गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, और इसी सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा ऐसे रिप्लेस करके लिख दें, यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे जो अब सिस्टम बन गया है वो आपका है एस्टर, जबकि बाकी सब मोल के फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल हो सकता है कि किस तरीके से हम इस सिस्टम को देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, अब इसको मैं किसी भी सिस्टम से लिख सकता हूं। ये अब आप देख सकते हैं आपके पास ये क्या है, डाइइन, और ये क्या है आपके पास, एल्काइन। दोनों में कार्बन 4 ही हैं, हाइड्रोजन आपके दोनों में 6 ही हैं, 2 2 4 5 6, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो ये भी आपके पास आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो सकता है फंक्शनल का। ये डबल बॉन्ड आ गए, वो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। ठीक है, आप नाइट्रोएल्केन देखते हो, नाइट्राइड देखते हो, उन दोनों का एग्जांपल भी ऐसी है। सिंपल आप कोई अमीन भी देख सकते हो, अमीन में प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है, हम एक स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एरोमेटिक सिस्टम का आपको एग्जांपल बताएं अगर, तो सपोज करो मेरे पास ये प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 है, CH3 किसी पोजीशन पर हो सकता है, उसके बेस पे इसका नाम क्रिसोल है। अब क्रिसोल ऑर्थो पे लगाओगे तो ऑर्थो बन जाएगा, मेटा पैरा वट एवर यू वांट यू कैन मेक इट। एक एग्जांपल हमारे पास ये भी हो सकता है, एक एग्जांपल हमारे पास ये भी बन सकता है। अब तीनों फंक्शनल ग्रुप आप बोलोगे कि यहाँ भी OH है, लेकिन यहाँ पे OH है जो फिनोल है, फिनोल से क्रिसोल है जो आपके पास डायरेक्ट इससे अटैच है। यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल है, यहाँ पे आपका ईथर बना हुआ है। तो इस टाइप से डिफरेंट अरेंजमेंट से आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमारा प्रॉपर सिस्टम क्लैरिफाई होगा। वैसे कर चुके हैं हम इसमें एग्जाम्पल काफ़ी। अब जो फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट में हम यहाँ एक मेंशन कर देते हैं, हमने भी बोला था पीछे चेन और पोजीशन के अंदर कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे आपका फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, क्योंकि वो एक फंक्शनल ग्रुप OH है, वो आपका कुछ और रिएक्शन देगा, ईथर कुछ और रिएक्शन देगा, डबल बॉन्ड कुछ और देगा, ट्रिपल बॉन्ड अलग रिएक्शन देगा, नाइट्रो अलग देगा, नाइट्राइट अलग देगा। तो आपके पास जितने भी अरेंजमेंट हैं फंक्शनल ग्रुप के, सभी फंक्शनल ग्रुप की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो इसलिए यहाँ पॉइंट मेंशन कर देता हूँ कि डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फंक्शनल हो गया हमारा, नेक्स्ट है मेटामेरिज्म।
सिमिलर मेन पॉइंट कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अलोंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपके जो अल्काइल मोइटी है अगर वो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट हो जाए तो उसके बेसिस पे आपका मेटामर्स बनते हैं। एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे पास ये गिवन स्ट्रक्चर और मेरे पास ये स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे दोनों साइड इथाइल है, यहाँ पे एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड प्रोपाइल है। तो हमारा 1 और 2 है जो आपस में मेटामर्स हैं। आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहा, कीटो जरा दोनों साइड पे, लेकिन उसके अराउंड जो अल्काइल ग्रुप्स थे वो डिफरेंट हो गए हैं। यहाँ पे दोनों इथाइल थे, यहाँ पे एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है, और बाकी आपका सारा सिस्टम सेम है, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो उसको बोलेंगे मेटामर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसी में दूसरा बना सकता हूँ। अगर हमारे पास कोई इस टाइप का अरेंजमेंट गिवन है, ये भी तो हो सकता है, इसमें भी आपका जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब सेम है, लेकिन आपका एक साइड मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल था, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो ये आपके ऐसे करके डिफरेंट इसमें जितने भी सिस्टम है उनमें अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। ये मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया, कीटो का आप किसी का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लो आपके पास कोई ये सिस्टम है, ये है, इसमें कोई अरेंजमेंट में डिफरेंट हो जाए, ये आपके ईथर्स हैं। तो इसमें यहाँ पे दोनों साइड इथाइल ग्रुप है, वहाँ पे एक मिथाइल है, प्रोपाइल है। तो इसमें भी ऐसे डिफरेंस आप दूसरा बना सकते हो। ऑक्सीजन के सल्फर भी हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, कोई भी अरेंजमेंट आपका हो सकता है। जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम, यहाँ पे कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप्स जो प्रेजेंट है, उसके अराउंड अगर अल्काइल ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो आप समझ सकते हो कि आपस में वो मेटामर्स होंगे। ठीक है, अब एक आपका क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा उसमें। वन टू थ्री फोर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अरेंजमेंट है, ये हो गया। ठीक है, उसके पास उसने अरेंजमेंट दे रखा है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट गिवन है, ये हो गया। ठीक है, और भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है? नहीं, 4 ही है। अब आपको पूछा गया है कि आपको इन सभी ग्रुप्स के अंदर बताना है क्या क्या रिलेशन है। तो 1 बाय 1 चलते हैं। 1 एंड 2 में आप चेक कर लीजिए। 1 में आपका अल्कोहल है और इसमें आपका ईथर है। तो पहले तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, दोनों में फंक्शनल ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्कोहल है तो यहाँ पे ईथर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2 एंड 3। 2 एंड 3 में क्या है, ईथर है, दोनों साइड अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो मेटामर्स हो गए। अब 3 एंड 4 का देखते हैं। 3 एंड 4 का अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में भी क्या है, आपका ईथर ग्रुप है, लेकिन अरेंजमेंट अल्काइल ग्रुप का डिफरेंट है, तो यहाँ मेटामर्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम
हमने 1 2 का कर लिया, 2 3 का कर लिया, आपका 1 3 4 का कर लिया। अब 1 और 3 का देखते हैं। अब 1 और 3 में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे आपका अल्कोहल है, यहाँ पे आपका ईथर है, तो ये भी आपस में क्या हो गए, फंक्शनल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो 3 और 4 का हो गया, 2 और 4 का नहीं हुआ। 2 और 4 के साथ हम देखते हैं 2 और 4। 2 और 4 में क्या है, ईथर का ही डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो ये भी आपका मेटामर्स की कैटेगरी में आ गया, आपका एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो आपके पास ये डिफरेंट सिस्टम हो गए। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो आपका 3 और 4 है, 3 और 4 अगर सिस्टम की हम बात करें, तो अगर हम इन सभी की अगर नंबरिंग करना चाहें, जैसे मान लो इसकी भी नंबरिंग कर सकते हैं हम 1 2, इसकी कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसका अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सिस्टम गिवन है, इसका भी कर सकते हैं 1 2 3। अब आपने फंक्शनल देख लिया, आपने मेटामर्स देख ली, जो देखते दिख रहे थे। अभी आपको ये सिस्टम भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं पोजीशन या चेन वगैरह तो नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो आपका ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे आपका यही सेम ग्रुप किस पोजीशन पे है, 2। तो इसका मतलब 3 और 4 जहाँ हमने लिखा था, वहाँ पे हम साथ में लिखेंगे पोजिशनल आइसोमर्स भी लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो आपका जो सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट था, उसमें 1 2 3, यहाँ 1 2 3, लेकिन पोजीशन आपके जो ग्रुप है उसकी डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि इनमें आपका पोजिशनल आइसोमर्स भी है। ठीक है, तो ये हमने जो डिफरेंट यहाँ पे अरेंजमेंट बन सकते थे इनके, वो करने की कोशिश की है और उनको समझाएं किस तरीके से आप उसको रिलेशन को कोरिलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। ये दे रखा है आपको, एसिड का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 और 4 ये हो गया। ठीक है, अब इसी में इसको मॉडिफाई करके दे रखा है। ठीक है, एक आपको बना के दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एक अरेंजमेंट आपको ये दे रखा है, एक अरेंजमेंट हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब उसी में आपके पास एक अरेंजमेंट ये भी बना रखा है। फिफ्थ। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो सभी के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब हमें सिर्फ देखना ये है कि किस किस के केस में क्या क्या रिलेशन रहेगा। सबसे पहले देखते हैं 1 और 2 का। देखिए आप, यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे एस्टर है, तो सबसे पहले तो कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हम इनका आपस में देखते हैं 2 और 3। ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, सिर्फ आपका जो मिथाइल का अरेंजमेंट है दोनों साइड वो डिफरेंट है, तो आप इसको बोलोगे मेटामर्स। ठीक है, उसके बाद आपका 3 और 4 देख लेते हैं। 3 और 4 का अगर हम देखें तो इन दोनों में भी आप देख सकते हो कि आपके पास एस्टर मोइटीज ही हैं और उनका अरेंजमेंट डिफरेंट आपको दिखा रखा है। एक अल्काइल ग्रुप से अलग है, दूसरी साइड के सिस्टम आपका अल्काइल ग्रुप्स का अलग है। तो इस तरीके से हम इनका दोनों का भी रिलेशन है जो कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके पास जो प्रेजेंट है 2 और 3 का तो हो गया हमारा, यस 2 और 3 का हो गया है। और अभी इन सिस्टम के इसमें भी आपको ना प्रॉपरली
एक बार नंबरिंग करके ही स्टार्ट करना है ताकि फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 1 2 3, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास 1 2 एंड 3, इसमें 1 2 एंड 3, ठीक है अरेंजमेंट। अब आप देखिए जो हमने 2 3 का कर लिया था मेटामर्स, 2 एंड 3 का जो मेटामर्स आया था हमारे पास। अब देखो इस पे जो पोजीशन यहाँ पे जो आपके पास पोजीशन पे जो मोइटी लगी होती है उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट सिस्टम को मान रहे थे। तो आपके पास जो गिवन है हमारे पास 2 एंड 3 का जो हमने किया कंपैरिजन, वो मेटामर भी है और पोजिशनल भी है। बताएंगे उसको कैसे है पोजिशनल, ठीक है। एंड 3 एंड 4 का हमारे पास जो रिलेशन हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं 3 एंड 4 का, तो हम उसको अगर उसको भी हम देखते हैं तो 3 एंड 4 का आपस के आपके पास जो है वो पोजीशन भी है और मेटामर्स भी है, ठीक है। अब हमें रिलेशन बच गया हमारे पास 1 2 1 3 1 4 का हो गया, 1 2 का हो गया, 1 3 एंड 1 4 का रहता है। देखो 1 का जो 2 के साथ है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, तो आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया दोनों में, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो बची है 2 3 का अरेंजमेंट किया हमने पोजिशनल प्लस मेटामर, 3 4 का किया पोजिशनल मेटामर और आपका हाँ कार्बन चेन के अकॉर्डिंगली भी है। तो आपका 3 एंड 4 का मेटामर भी है, आपका पोजीशन भी है, 2 एंड 4 सॉरी 2 एंड 4 का भी हुआ नहीं शायद, नहीं 2 एंड 4 इन दोनों का अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की चेन है। तो आपका इन दोनों का रिलेशन पहला तो क्या आएगा, चेन भी आएगा, उसके बाद मेटामर भी आएंगे और उसके बाद आपका जो मेटामर एंड पोजिशनल तीनों आएंगे। अब इसको देखते हैं आप कि किस तरीके से हमने इसको लिखा है। 3 4 का पोजीशन भी है और मेटामर भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमने सबसे पहले लिया था 1 एंड 2 फंक्शनल, ये आपका एसिड था, ये आपका एस्टर था, क्लियर है। नेक्स्ट 2 एंड 3, अब 2 एंड 3 की अगर हम बात करें तो 2 एंड 3 में हम देखते हैं कि आपके पास मेटामर्स तो हैं ही, क्योंकि आपके पास एमई का अरेंजमेंट अलग अलग है। दूसरा पॉइंट इसमें जो यहाँ पे आपके पास है, जब आप 2 एंड 3 का कंपैरिजन करते हो तो 2 एंड 3 के अंदर आपके पास पोजीशन भी डिफरेंट हो रही है, क्योंकि आप अगर आप सिस्टम को देखते हो तो यहाँ पे आपके पास पोजीशन है जो आपके फंक्शनल ग्रुप की वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम इसको 2 एंड 3 को पोजीशन कैटेगरी में भी रखेंगे। 3 एंड 4, अब 3 और 4 में देखते हैं 3 और 4 में आपको अंडरस्टूड है मेटामर्स तो हैं, अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट तो अलग अलग है, इस साइड कुछ अलग है, इस साइड कुछ अलग है। उसके बाद आपके पास अगर मैं आप पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पोजीशन भी डिफरेंट हो रही है, तो इसीलिए हम इस सिस्टम को पोजीशन में लेते हैं। लेकिन कार्बन की चेन आपकी दोनों की सेम है, तो इसीलिए 3 एंड 4 को हमने चेन आइसोमर नहीं लिखा है। अब 1 और 3 का 1 एंड 3, 1 और 3 का दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो फंक्शनल कैटेगरी में लिख दिया। 1 और 4 के भी अलग अलग है तो 1 4 फंक्शनल में लिख दिया। अब 2 एंड 4 जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ध्यान से देखना है। 2 एंड 4, 2 में आपकी 2 कार्बन चेन है, 4 में आपकी 3 कार्बन चेन है, तो मैंने चेन भी लिख दिया। आपको पता है अल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो आप पोजीशन भी इसकी दे रहे हो, आपका मेटामर्स भी है। उसके बाद आप अगर पोजीशन देख रहे हो सिस्टम की तो पोजीशन भी उसकी डिफरेंट है। अब अगर आप इस साइड से देखोगे यहाँ से पोजीशन, तो यहाँ से आप अगर पोजीशन देख रहे हो तो आपके पास ये अलग सिस्टम है यहाँ पे, और इसी सिस्टम की अगर हम पोजीशन यहाँ पे आकर के देखते हैं तो ये सिस्टम की अलग है, तो दोनों की पोजीशन भी डिफरेंट हो गई है। तो इसीलिए हम इसको पोजीशनल आइसोमर्स भी लिख सकते हैं। तो आपने जो भी सिस्टम लेना है उसमें सब पॉसिबिलिटी चेक करके लेना है, किसमें किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये आपका मेटामर्स हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हम जब भी आगे मूव करते रहेंगे और टॉपिक्स पे साथ साथ इसके एक दो क्वेश्चन लेके आपका रिवाइज भी कराते रहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटोमेरिज्म।
जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो मैंने वहाँ आपको टोटोमर्स के बारे में कुछ पॉइंट बताया था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और टोटोमर्स अलग अलग कैसे होते हैं, वो यहाँ बताते हैं। टोटोमर्स में आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म रहता है। इसके लिए ये होने के लिए जो मस्ट कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन है, वो है एसेंशियल कंडीशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन। आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एट लीस्ट वहाँ होना चाहिए, तब जाके कीटो इनोल सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। मैं सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। ये है हमारे पास, और इसका ये आपके पास सिस्टम, ये कीटो है और ये आपका इन और ओल इनोल है। ठीक है, ये मैंने कीटो इनोल सिस्टम को लिख दिया है। अब इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से डिफरेंट क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैंने एक बात लिखी थी कि जब आपका रेजोनेंस होता है तो उसमें सिर्फ आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो उसका शिफ्ट होता है, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में था। अब आपका टोटोमेरिज्म में क्या होता है? टोटोमेरिज्म में शिफ्ट ऑफ एटम होता है, जिसको आप लोएस्ट आप हाइड्रोजन एटम को ले लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पे एक 3 है, ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ है और यहाँ पे चला गया है, तो आपका यहाँ पे शिफ्ट ऑफ न्यूक्लियस या शिफ्ट ऑफ एटम हुआ है, जो कि इस हाइड्रोजन का यहाँ से यहाँ हुआ है, जो आपके कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बन गया है। तो इस टाइप के सिस्टम आपको देखने होते हैं। अब आपको कई बार ये पूछ लेते हैं, इसमें 2 टाइप होते हैं, डायोड और ट्रायड बोल देते हैं। अगर कोई भी एटम आपके पास, कोई प्रोटॉन एटम जैसे H है, वो आपके पास प्रेजेंट है और उसकी शेयरिंग अगर बिटवीन 2 एटम्स हो रही है, बिटवीन 2 एटम्स, तो उसको डायोड बोल देते हैं। अगर बिटवीन 3 एटम्स हो रही है तो उसको ट्रायड बोल देते हैं। ठीक है, 3 एटम का मतलब जैसे यहाँ से 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो इसको हम ट्रायड सिस्टम बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैंने जस्ट वैसे बताया आपको। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आपका इस तरीके से होता है। आपको चेक करना है कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या नहीं है। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से आता है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। एक पॉइंट आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे आपके कीटो इनोल है, आपके और भी बहुत सारे एग्जांपल है, एस्टोएस्टाइल एस्टिक एसिड का है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एस्टोएस्टर है जहाँ पे। ठीक है, तो आपको इन सब में बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कीटो और इनोल जो सिस्टम है आपके, उसमें आपको पूछा जाता है कीटो फॉर्म कितनी है इसके अंदर और इनोल फॉर्म कितनी है। कीटो इनोल का रेशो पूछा जाता है। तो अगर ये आपका डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, जो ये कंपाउंड आपके किस सॉल्वेंट में है। अगर आप अगर इफ़ यू विल मूव फ्रॉम नॉन पोलर सॉल्वेंट टू पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कैसे हो गया? जैसे आपको जाइलिन ले लिया आपने, बेंजीन ले लिया, और पोलर क्या हो गया? आपने कोई अल्कोहल ले लिया या आपने वाटर ले लिया। तो जब हम इधर से इधर मूव करते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो कीटो आपकी फॉर्म होता है वो कम होता चला जाता है, मतलब इनोल फॉर्म बढ़ता चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं पहले। जब आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है लाइक वाटर, तो वो आपके कीटो फॉर्म का जो ऑक्सीजन है ये वाला, उसके लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, तो अगर उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी तो उसके बाद वो इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, वो कीटो इनोल में कन्वर्ट नहीं होगा। वो आपका उसका जो लोन पेयर है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया हाइड्रोजन के साथ, तो आपका इनोल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सिस्टम होगा तो आपके पास जो कीटो फॉर्म है वही ज़्यादा रहेगी, इनोल फॉर्म ज़्यादा नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके, ये आपका कंडीशन जब आपका पोलर सॉल्वेंट है,
अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो कीटो इनोल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब आपका इनोल फॉर्म जब आप इसकी तरफ बढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपका कीटो फॉर्म फेवरेबल रहता है और यहाँ पे आपका इनोल फॉर्म फेवरेबल रहता है। बस आपने इतना सा पॉइंट इसमें याद रखना है। मैं आपको एक आध क्वेश्चन बताता हूँ इसके बारे में, इसके बारे में कैसा क्वेश्चन आपको आता है जनरली। क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है कि जैसे आपके पास ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको पूछ लेगा, ये आपके क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और कंपाउंड्स विल शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल के लिए सबसे पहले मस्ट कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। एसेंशियल कंडीशन क्या थी? एसेंशियल कंडीशन थी कि मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो 1 बाय 1 देखते हैं। इसको अगर मैं बनाऊं स्ट्रक्चर को तो क्या बनेगा? ये आपका रिंग जुड़ गया है। अब इसमें आगे कार्बन, इधर तो आपका एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं आपके पास, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी है। अल्फा हाइड्रोजन तो होता है जो अल्फा कार्बन जुड़ा होता है, तो यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर तो कीटो इनोल हो ही नहीं सकता। उसके बाद इसके अंदर देखते हैं दोनों साइड रिंग है, तो इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके साइड एक साइड रिंग है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर जो ग्रुप लगा हुआ है उस पर सारे आगे CH3 लगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है, पर अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिर्फ इस केस में अल्फा कार्बन है और उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये केस है जो आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो इस टाइप से आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। या तो कीटो इनोल का कंटेंट पूछ लेते हैं आपको सोलवेंट दे करके, तो आपने देख ही लिया अगर पोलर सोलवेंट होगा तो कीटो फॉर्म से बॉन्डिंग बना लेगा, तो इनोल में कन्वर्ट ही नहीं होगा, कीटो फॉर्म उसका बढ़ जाएगा। और अगर इनोल की बात करेंगे तो आपको नॉन पोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर के अंदर आपका इनोल फॉर्म ज़्यादा रहती है। बाकी आपका स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है, क्या स्टेबिलिटी इन जनरल मैंने आपको ये बताया। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कहाँ हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट की तरफ मूव करते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बात आपका कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट possessing ring possessing open chain and cyclic structure, ठीक है। अब आपको किसी भी एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किस टाइप से यहाँ पे आपको गिवन है। मान लो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें कितने कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6। इसका एक फॉर्म ये हो सकता है और दूसरा फॉर्म हम इसका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये पता, पहली बात यहाँ नोट करने की है, जो आपका एक डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड का मतलब होता है अनसैचुरेशन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होता है। डबल बॉन्ड का हम 1 काउंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का हम 2 काउंट करते हैं। वैसे ही आपका अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो भी आपका इक्विवेलेंट होता है एक डबल बॉन्ड के, ठीक है। या तो डबल बॉन्ड ओपन फॉर्म में या आपका साइक्लिक हो, तो दोनों की बात बराबरी मानी जाएगी। अब आपको किसी भी स्ट्रक्चर में पता कैसे चलेगा कितने डबल बॉन्ड हैं, तो उसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके फॉर्मूला होता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कैलकुलेट करना है। जैसे आपके 2 × में नंबर ऑफ कार्बन, कितने भी कार्बन है आपके पास, ठीक है, +2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, ऐसे हम जनरली देखते हैं। अब इसमें देखते हैं 2 × 3 +2 - 6
2 3 6 8 -6 2 तो 2/2 यानी 1। तो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया है। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपको इसी फॉर्मूले में अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स दी होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इसमें आप ले सकते हो। नाइट्रोजन के केस में अगर ऐसा होगा तो उसमें +1 ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आगे एग्जाम्पल में आपको वो भी क्लियर कर देंगे। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है और आपने ऐसे पुटअप करके ऐसे अपना डबल बॉन्ड इक्वलेंसी बोल देते हैं, इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे कोई और स्ट्रक्चर भी हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। जैसे मान लो अगर इसको हम बढ़ा देते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी है, ये लग जाए। ठीक है, या कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ता है कि क्या क्या सिस्टम में पड़ जाए। 3 2 5 6 2 8 ऐसे यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से अलग अलग आइसोमर। तो ये अगर कोई आपका स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट है जिसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो वो आपका दोनों शो कर सकता है, आपका ये साइक्लिक में भी और ओपन चेन में भी। इसी सिस्टम को बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मतलब आपको ओपन चेन भी हो सकती है और आपका रिंग भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि कौन से में रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। एक एग्जांपल करते हैं इसी का, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। C5H10 दे रखा है हमारे पास। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 5 + 2 - 10/2, सो 12 - 10/2 यानी 2 2 2 1, राइट। तो हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया है। अब आपके पास इसके अलग अलग आइसोमर हो सकते हैं, ये भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो डिफरेंट हम स्ट्रक्चर आपका हम ऐसे ना लगा करके ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों CH3 एक पे लगा दो। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दोनों CH3 अलग अलग लगा देते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैंने एडिसेंट पे लगाया है तो कहीं भी लगा सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसने हम इसको इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम में अरेंजमेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसको सिंपल सिस्टम में लेकर के चलें आपका, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मिथाइल 5 मेंबर बना लो, 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दो, तब भी आपका सेम ही है। तो इस तरीके से जो इस फॉर्मूला से थे हम डिफरेंट इस टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका ये तो आपको पूछ लेगा कि आपके पास कितने साइक्लिक अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो साइक्लिक आप ऐसे बताओगे। या आपको पूछ सकता है क्या इस कंपाउंड के अंदर रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, तो आप बता सकते हो कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम लेकर के हम इस सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके पास ये कंप्लीट हो गए आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से करना है, विद एग्जाम्पल करना है, और ये टॉपिक बिल्कुल आराम से समझना है, इसको टाइम देना है। जितना आप इसको टाइम दोगे आगे आपका काम उतना ही स्पीड से होगा। आपको बिल्कुल भी ये बोदर नहीं करना है कि स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। आपको इसको एक एक चीज़ को क्लियरली समझना है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरी गारंटी है। आपको बिल्कुल इसको ईजिली जो पॉइंट्स में क्लियर नहीं हो रहे हैं अगर फिर भी आप, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमें वीडियो में कहीं भी आप कमेंट करके कहीं पूछ सकते हो आप हमसे कि इसमें कोई पॉइंट में अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है। वैसे एग्जांपल से आपको मोस्टली पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म करेंगे, विद मॉडल्स करेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे एग्जिस्ट करता है। आपने आज तक सिर्फ बोर्ड पे 2D देखा XY, आपको Z कोऑर्डिनेट बताया जाएगा कि मॉडल से कैसे होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना।